नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका। और दर्शकों, जैसे कि हमेशा हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपको तिथि बताकर, तो बिल्कुल आज भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2079, माह है चैत्र और आज है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तारीख है 15 मार्च और दिन है बुधवार। इसी के साथ मैं कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा विचार आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों, एक अच्छा विचार कई बार जीवन में हमें बहुत कुछ देकर जाता है। कई बार जब मन अच्छा नहीं हो, दिमाग अच्छा नहीं हो, शांति नहीं हो, तो ऐसे ही अच्छे विचार हमारे अंदर हिम्मत भरते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज कौन सी अच्छी बात आज का सुविचार हमें बता रहा है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि कोई सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आपको सितारों को देखने से भी रोकेंगे। और ये अच्छा विचार हमें दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बिल्कुल सही कहा है दर्शकों, क्योंकि जब आप रोते हैं तो आप नई संभावनाओं को नहीं देख पाते हैं। और देखिए दर्शकों, जो चला गया सो वो चला ही गया, उसके चक्कर में बैठकर अपना समय क्यों बर्बाद करना। आगे बढ़िए, और यही जीवन होता है। तो बिल्कुल हम भी आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं कि क्या घटनाएं घटी थी आज के ही दिन इतिहास में। 1892 में पहली बार न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक बैलेट मशीन का इस्तेमाल किया गया था। 1901 में महान कुश्ती प्रशिक्षक व पहलवान गुरु, जिनका नाम हनुमान था, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। सन 1934 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1969 में भारतीय नौसेना में पहला हेलीकॉप्टर दस्ता गोवा में शामिल किया गया था। सन 1970 में फिनलैंड महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। सन 1984 में इंडियन रैपर हनी सिंह का जन्म हुआ था। जी हाँ, इनको हम यो यो हनी सिंह के नाम से भी जानते हैं। सन 1985 में पहला डोमेन नाम symbolic.com पंजीकृत किया गया था। सन 2002 में बार्सिलोना में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था। सन 2009 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान अर्जुन अवार्डो गतिका जाखड़ ने लगातार 7वीं बार भारत केसरी खिताब जीतकर देश की सबसे ताकतवर महिला पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया था। सन 2011 में सीरिया में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध शुरू हुआ था। दर्शकों, आज 15 मार्च है। जी हाँ, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बाजार में होने वाली ठगी और जो एमआरपी से ज़्यादा दामों पर जो चीज़ें हमें मिलती हैं, या फिर ओपन सील उनकी ओपन है, या फिर ऐसी चीज़ जिसका हमें बिल नहीं दिया जाता है, और ऐसी तरीके की तमाम वो सारी चीज़ें जिनके चलते हमें गुमराह किया जाता है। और इन सब को लेकर हमारे पास कानूनी अधिकार है, लेकिन हम उन सब अधिकारों से अवगत नहीं रहते। तो हम इन अधिकारों को ज़्यादा अच्छे से पहचान पाए, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन काफ़ी सारी ऐसी असेंबली करी जाती हैं जिनमें ये डिस्कस किया जाया सके कि और क्या क्या उपभोक्ताओं के हित में किया जा सकता है। तो बिल्कुल आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीपेश जोशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आप एक एडवोकेट हैं। और दर्शकों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि एक मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में है, जिनका नाम है प्रभात श्रीवास्तव। आप एक सिंगर हैं। तो प्रभात जी, बिल्कुल हमारी चर्चा के बीच हम आपके गीत भी सुनेंगे। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि असल में उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं, और अगर इनको परिभाषित किया जाए तो कौन सी बातें सामने आती हैं, और उनको जानना एक उपभोक्ता के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो धन्यवाद, और सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण और उसके अधिकार दिवस की शुभकामनाएं आप सभी को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसलिए ही बनाया गया था कि हर व्यक्ति आज समाज में उपभोक्ता की परिभाषा में आता है,
क्योंकि वो समाज से या अपने आसपास से या बाज़ार से जो भी वस्तुएं क्रय करता है या जो भी सेवाएं लेता है, वो सभी सेवाएं इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की परिधि में आएँ। इसीलिए ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में सबसे पहले बनाया गया था और इसमें उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रावधान दिए गए। इसके पश्चात समय जैसे जैसे बीतता गया, उसमें आवश्यकताएं लगती रहीं कि इसमें कुछ कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को पूर्ण करने के लिए 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया और संशोधन के उपरांत जो उसमें प्रावधान डाले गए वो विस्तार से उन सारी बातों का ध्यान रखकर डाले गए जो वर्तमान में 1986 से लेकर 2020 तक जो बाज़ार की गतिविधियों में परिवर्तन आया है, विशेषकर जो ई सुविधाएं प्राप्त होने लगी हैं, ई मार्केटिंग होने लगा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए उस अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए और इससे उपभोक्ताओं के हितों का ख्याल रखते हुए सर्वप्रथम इस अधिनियम के उद्देश्य का परिपालन करने के आशय से ये नया अधिनियम बनाया गया, जिसमें उपभोक्ताओं के हक और उपभोक्ताओं के अधिकार पूरी तरह से परिभाषित किए जी गए। बिल्कुल सर, आपसे मैं जानूंगी कि जो पहले अधिनियम थे उनमें क्या ऐसी चीजें ऐड हुई और उनको ऐड करके नए अधिनियम बनाए गए। लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पे आप सभी दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहूंगी कि नमस्कार एमपी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ, बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के विषय से संबंधित, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम सभी सेवाओं का या फिर वस्तुएं खरीद रहे हैं, तो हम सभी उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का और हम सभी एक उपभोक्ता है। तो बिल्कुल अगर कोई भी परेशानी, ऐसी उपभोक्ता संबंधित परेशानी का आप सामना करें, तो बिल्कुल आज आप सर से सलाह ले सकते हैं और कोई भी बात आपको साझा करनी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं फ़ोन नंबर्स के माध्यम से। फ़ोन नंबर मैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक बार मैं भी आपको बता देती हूँ। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755-266-0049। इसके साथ एक टोल फ्री नंबर भी आप लिख लें 1800-233-0040। जी हाँ, तो इन फ़ोन नंबर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि सर से जानेंगे कि क्या नई चीज़ें, क्या नए अधिनियम ऐड हुए हैं सर, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि सामान्य उपभोक्ता को बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ होता है। उसे अपने अधिकार पता नहीं होते हैं और उसे ये भी पता नहीं होता कि उसके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कौन से फोरम बने हुए हैं या कौन सी कानून के लिए व्यवस्था बना रखी है जिससे वो अपने अधिकारों का संरक्षण करने के लिए या उसको उसमें सहायता लेने के लिए जा सके। तो जैसा आपने पूछा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के आने के बाद 2019 में क्या ऐसे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जो उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रख के किए गए हैं। बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, पर मुख्य रूप से जो परिवर्तन उपभोक्ताओं के हितों के लिए है वो ये है कि वो उपभोक्ता आज उपभोक्ता जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ पर वहाँ की जो उपभोक्ता अदालतें हैं, उपभोक्ता फोरम या आयोग कहलाते हैं, वो वहाँ पर वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। कोई भी वस्तु खरीदने पर अगर उसे डिफेक्ट मिलता है या उसको कोई खराबी दिखती है या उसने जो सेवाएं अपेक्षित की हैं वो नहीं मिलती हैं, तो अब उसको ये आवश्यक नहीं है कि वो वहाँ पर मुकदमा फाइल करें जहाँ उसने वो सेवाएं ली या जो वस्तु उसने खरीदी। तो ये एक सबसे बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है जो उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर सरकार ने उसका अधिनियम में उसका उल्लेख किया है, ताकि कोई व्यक्ति यदि दिल्ली या बॉम्बे या कहीं से भी बाहर से जाके कोई सामान क्रय करके लाता है और यहाँ घर आके उसको पता चलता है, भोपाल आके या जहाँ भी वो निवासरत है वो आकर पता करता है और उससे पता चलता है कि इसमें वो सुविधाएं नहीं है जो उससे प्रॉमिस की गई थी, तो वो उसके लिए दावा वहाँ पर लगा सकता है जहाँ वो वर्तमान में निवासरत है। जी जी सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेंद्र पटेल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी नमस्कार, मैं महेंद्र पटेल दमोह से बोल रहा हूँ। जोशी जी को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई वस्तु उपभोक्ता को वजन कम लग रहा है, कोई पैकेट बंद है, तो उस वस्तु की शिकायत कहाँ करें, कौन सी नंबर पर या जिला फोरम में या तहसील स्तर पर? थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। सवाल रिपीट करिए। जी, वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर जैसे उन्होंने कोई सामान कहीं से और से लिया है और वो कहीं और पर है, तो वो उसकी शिकायत करने कहाँ जाए? महेंद्र जी, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरी साफ नहीं आ रही थी, लेकिन जो मैं अभी आपको 2 मिनट पहले ये बता रहा था कि नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जहाँ भी आपने सामान खरीदा है, हर जिले में आज के समय उपभोक्ता आयोग बना दिए गए हैं। वहाँ सभी उपभोक्ता आयोग लगभग कार्यशील हैं, जहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य बैठते हैं।
वहाँ उसी ज़िले में, जिस ज़िले में या जिस तहसील में आप रहते हैं उसका जो ज़िला लगता है, वहाँ आप उपभोक्ता जो भी आपको परेशानी आ रही है कोई सामान खरीदने के संबंध में, चाहे वो आपने सामान कहीं से भी खरीदा हो, आप वहीं उसको कंप्लेंट या परिवाद स्वयं फाइल कर सकते हैं, या किसी की सहायता लेके, किसी एनजीओ की सहायता लेके कर सकते हैं, या कहीं आपको आवश्यकता लगती है तो वकीलों की सहायता लेकर उसी फोरम में फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं और पृथक से जाने की ज़रूरत नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो सेवाएं ली हैं उसका मूल्य क्या था। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कार खरीदी है और उसका मूल्य अगर 50 लाख रुपए से कम की कीमत का है। मैं यहाँ पर एक सवाल सर का, महेंद्र जी का सवाल से मुझे एक सवाल और आ रहा है कि क्या किसी के बिहाफ में भी हम कंप्लेन कर सकते हैं कि जैसे सामान तो मैंने लिया लेकिन मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं कंप्लेन कर सकूँ, तो मेरी जगह कोई और भी उसी जो परेशानी मुझे है उसकी कंप्लेन कर सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विशेष अधिनियम है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति खुद उपभोक्ता है या तो वो स्वयं वो दावा प्रस्तुत कर सकता है, वो तो उसको तो अधिकार है ही, या वो अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी वो दावा उसी फोरम में समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, या किसी एनजीओ के माध्यम से कर सकता है। उसको पूरी सुविधा मिली हुई है जी। यानी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, अपना प्रश्न करें। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ तो ये बिल देते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे ये कच्चा हमको बिल दे दिया कि अच्छा वाला बिल दे दिया है, कैसा भी हमको बिल दिया। दूसरी चीज जो बिल निकालते हैं उस बिल के बाद उनकी इंक ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं, कागज की तरह बिल रह जाते हैं। तो अगर कोई समस्या आती है हमारे सामान में तो हम उसको किस प्रकार से जो है निदान पा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आजकल सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि जो बिल दुकानदार या सेवा प्रदाता देता है वो इलेक्ट्रॉनिकली बिल होते हैं, और वो जिस इंक पर या जिस कागज़ पे प्रिंट होता है वो कुछ समय के पश्चात वो उड़ जाता है ऑटोमेटिकली, उसमें लिखावट है वो पढ़ने में नहीं आती। ऐसी स्थिति में आप हमेशा अपने दुकानदार को इंसिस्ट कर सकते हैं कि वो आपको पक्का बिल दे, लिख के या टाइप करके, जिसकी स्याही इतनी आसानी से न उड़े। तो ये आपका अधिकार है, आप उनसे मांगेंगे तो वो मना नहीं कर सकते आपको। जी बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ कि नंद स्वरूप जी आपका उत्तर मिला होगा और आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। जी, यहाँ पर एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, किसी कारणवश उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे एक और मेहमान हैं जिनका नाम प्रभात है और वो एक सिंगर है। तो बिल्कुल चलते हैं प्रभात जी के पास। प्रभात जी, एक बार पुनः स्वागत करूंगी आपका कार्यक्रम है, और बातचीत तो हम करेंगे, क्यों ना शुरुआत आपके एक गीत से करी जाए। बिल्कुल मैम, मैं सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत जो मैं करना चाहूँगा, एक बहुत ही अच्छा सा एक मोटिवेशनल सॉन्ग है यशुदास जी का गाया हुआ, तो मैं आप सभी के सामने वो प्रस्तुत करना चाहूँगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है।
बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत इतने सुंदर गीत के साथ आपने शुरुआत करी, हौसले से भरा हुआ। बिल्कुल, तो दर्शकों, जब हम ऐसे गीत सुनते हैं तो हमारा मन अगर कहीं उदास होता है, उदास भी है, तो एकदम बिल्कुल मैं कहूँ तो रिफ्रेश हो जाता है और काफ़ी हिम्मत आपके अंदर भर देता है। तो बिल्कुल ऐसी हिम्मत की, क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब हमें ऐसे हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल हम वापस चलते हैं आज के विषय पर। गीत हम प्रभात जी के अच्छे गीत हम आगे भी आपको सुनवाते रहेंगे, लेकिन दीपेश सर के पास चलते हैं और जानते हैं कि अभी उन्होंने जिस तरह हमें बताया कि जो नए अधिनियम आए उसमें एक ये बहुत अच्छी चीज़ आई कि अगर आपने सामान कहीं से भी खरीदा हो और आप कहीं पर भी चले गए हो, आप उसकी शिकायत कहीं पर भी रहते हुए कर सकते हैं। बिल्कुल आपको इस बात की बंदिश नहीं रहती कि जहाँ से आपने सामान खरीदा है आप शिकायत करने भी वही जाएं। तो आइए जानते हैं कि और ऐसी कौन सी नई और ऐसी बात, नए अधिनियम इसमें ऐड हुए हैं जो उपभोक्ताओं के हित में है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और बहुत महत्वपूर्ण उसका सलूशन नया अधिनियम में दिया गया है। पूर्व अधिनियम 1986 का जो अधिनियम था उसमें एक जो परेशानी देखी जाती थी वो ये थी कि यदि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी सहायता चाहते हैं तो जो सहायता में चाही गई राशि है वो राशि के अनुसार उस फोरम का निर्धारण होता था। 3 स्टेजेस हैं हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के। एक जिला स्तर पर एक उपभोक्ता फोरम है, या अब आयोग हो गया है वो, और एक राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता आयोग था, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक उपभोक्ता आयोग है। तो उनका जो क्लेम करने की जो सीमा निर्धारित थी वो निर्धारित की हुई थी कि 1 लाख से 20 लाख तक के क्लेम, या 1 रुपये से 20 लाख रुपए तक के क्लेम आप जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष, जो भी जिला में आप रहते हैं वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। 20 लाख से ऊपर के 1 करोड़ तक के मुकदमे आप उपभोक्ता आयोग, राज्य आयोग में मध्य प्रदेश में भोपाल में प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए या उससे ज़्यादा कंपनसेशन चाहिए तो आपको सीधे दिल्ली जाना पड़ता था। इस अधिनियम से वो बाधा खत्म कर दी है। यदि आपको अब कोई भी राशि का क्लेम करना है वो आपको जिला फोरम में, आपके जिला में, जिस जिले में आप रहते हैं उस जिला में वो फाइल कर सकते हैं। चाहे 50 करोड़ का क्लेम करना चाहें, चाहे 25 करोड़ का क्लेम करना चाहें, या 2 लाख रुपए का, या 50,000 रुपये का, वो आप आपके जिस स्थल पर आप रहते हैं वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल एक छोटी सी बाधा है कि उसका निर्धारण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ये प्रावधान डाला है कि आपने उस सेवा के प्रतिफल में, या सेवा लेने के लिए या सामान खरीदने में कितनी राशि दी है। यदि आपने सेवा लेने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी है तो वो उस फोरम की अधिकार क्षेत्रता निर्धारित कर देता है। यदि अगर 50 लाख रुपए तक की अगर आपने सेवाओं की मूल्य दिया है, जैसे समझ लें कि आपने कोई कार खरीदी है, उसका कार की कीमत 50 लाख रुपए से कम है और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, तो जिला फोरम में ही आप दावा प्रस्तुत करेंगे। चाहे आप क्लेम कितना भी कर सकते हैं, उसका कंपनसेशन का, हरासमेंट का, आपको नुकसान हुआ उसका। और 50 लाख रुपए से ज़्यादा कोई सामान खरीदा है, जैसे सामान्यतः मकान आप खरीदते हैं, तो वो सीधे राज्य आयोग में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एक आपको फायदा हो गया जी। मतलब पहले राशियों की दर के हिसाब से मांगी गई राशि किया गया था, और अभी इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है। सर, यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे मानिए कि मैंने किसी फोरम में अपनी कंप्लेन दर्ज करी है और वहाँ पे जो निर्णय आया है वो किसी कारणवश उससे मैं सहमत नहीं हूँ, तो फिर मैं उस कंप्लेन को कहाँ लेकर जाऊँगी? जैसे इसके 2 पहलू हैं। एक, आप स्वयं शिकायत करता है जी, और एक विरोधी पक्षकार हैं। यदि आपके खिलाफ दावा प्रस्तुत किया गया है, अगर आपके खिलाफ फोरम से शिकायत आपकी निरस्त हो गई है, आपको वो मनचाहा रिलीफ नहीं मिला है, तो उसकी 45 दिन के भीतर राज्य आयोग में भोपाल में आप अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई राशि जमा नहीं करनी है। यद्यपि अगर आपके विरुद्ध कोई फैसला हुआ है और आपको जिला फोरम ने कोई राशि जमा करने के लिए आदेश दिया है, तो उसकी अपील भी आप राज्य आयोग में करेंगे, लेकिन वहाँ आपको जो जिला फोरम से दी गई राशि है उसका 50% राशि आपको जिला फोरम में पहले जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपकी अपील सुनवाई योग्य ग्राह्य की जाएगी। और सर मुझे एक और प्रश्न आ रहा है मन में कि जब मैंने कोई वस्तु ली या फिर कोई भी सेवा ली और उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी करी गई है, तो कितने दिन के अंदर कोई समय सीमा होती है, या फिर कई बार इंसान को पता नहीं चलता, या फिर कुछ चीज़ें उसे लेट समझ में आती हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पर, तो ऐसी भी कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान में रख के बनाया गया है, परंतु हर बात के लिए कोई भी परिवाद या कंप्लेंट या केस प्रस्तुत करने की एक नियत समय सीमा होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सामान खरीदें और फिर घर बैठे रहें और कोई भी प्रस्तुत ना करें।
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उस समय सीमा को 2 साल निश्चित किया गया है। उस निश्चित अवधि के भीतर अगर आप नहीं किसी कारण से प्रस्तुत कर सकते तो फिर एक आवेदन प्रस्तुत करके आपको जितना डिले हो गया है या जितना समय सीमा लग गई है उसको माफ़ कराने के लिए भी एक आवेदन देने का प्रावधान है कि यदि किसी युक्त कारण से आपको डिले हो गया, जैसे अभी समझ लीजिए कोविड के पीरियड में व्यक्ति कोर्ट नहीं जा पाया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक्ट में ये सब प्रावधान दिए हैं कि वो पीरियड मान किया जाएगा कि वो डिले आपका माफ़ किया जाएगा, और आपको या बीमार पड़ गए आप तो उतना पीरियड माफ़ करके उपभोक्ता फोरम उसको एंटरटेन कर सकती हैं। परंतु निश्चित समय सीमा की बात करें तो 2 साल इसमें एक्ट में दी हुई है। बिल्कुल, और ये सब बातें बता रही है कि जो नए अधिनियम आए हैं उनमें हमारे एक उपभोक्ता की रक्षा को बिल्कुल सुनिश्चित किया गया है। आपको काफ़ी सारी रिलैक्सेशंस दी गई हैं। पूरा इस बात का ध्यान रखा है कि शायद इस कारणवश अगर कोई भी परेशानी हुई है तो उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय ना हो, उसको निर्णय अच्छा मिले, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। तो प्रभात जी के पास चलते हैं। प्रभात जी, ये जो आपकी जर्नी थी सिंगिंग की, ये कब से क्या शुरू हुई और ये रुझान आपको कैसे आया, और माता पिता की क्या प्रक्रिया रही आपके इस रुझान को लेकर? मैम, मैं बहुत छोटा था, मतलब शायद 4 साल का रहा होऊंगा जी। तो मेरी मम्मी गाना गाती थी उस वक्त, और कुछ ऐसा फिल्मी संगीत नहीं था उनके मन में या जहन में जो वो गाती थी। कुछ प्राइवेट कॉम्पोजिशंस थी जो उन्होंने कहीं से सुनी होंगी या कहीं से सीखी होंगी किसी को गाते हुए। तो वो घर में उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर हुआ करता था जिसमें पापा खाली कैसेट लेके आते थे जी। तो वो उसमें वो गानों को रिकॉर्ड करती थी कि उनकी एक मेमोरी के लिए वो सारे सॉन्ग्स रहें उनके पास। तो वो गाती रहती थी और मैं देखता रहता था। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया कि ये गाने नाम की भी कोई एक चीज़ होती है, मतलब बोलने के अलावा भी कुछ है इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि इस माध्यम से हम उसको गा सकते हैं। तो धीरे धीरे ऐसा यहाँ से गायकी शुरू हुई, और मम्मी ने कभी सपोर्ट नहीं किया गाने के लिए, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे पढ़ाई को लेकर थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो यही था कि आप ठीक है, गाना एज अ शौक आप गाइए और उसके बाद अपने करियर को आप मेन महत्व दीजिए, आप पढ़ाई करके आगे निकलिए, जॉब कीजिए। पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। पापा, मतलब मैं यही जानता हूँ कि आज के टाइम में अगर मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं तो वो मेरे पिताजी हैं। तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो चलिए एक गीत प्रस्तुत करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। आप बिल्कुल मैम, मैं एक फ़िल्म थी मेरे सनम 1964 में आई थी, रफ़ी साहब का गाया हुआ एक बहुत पसंदीदा मेरा ये गीत है। मैं आप सभी दर्शकों के सामने भी इसे प्रस्तुत करना चाहूँगा। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं, ये दिल लगी ये शोखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की। कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। बहुत बहुत सुंदर, और आपकी गायकी एक अलग ही जोन में भेज दे रही है अगर मैं कहूँ तो। और आपकी आवाज़ भी इतनी मधुर है, और जो तरीका है आपके गाने का वो इतना प्यारा है, और जो गीत आप चुनकर लेकर आए हैं हमारे दर्शकों के लिए वो भी बहुत खूबसूरत है। तो बिल्कुल, और आगे चल के मैं कुछ अपने मन पसंदीदा गाने आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी, तो बिल्कुल मैं आपको बताऊँगी। उसके पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि कई जगह दुकानों पे नो एक्सचेंज नो रिटर्न की पॉलिसीज़ होती हैं,
तो क्या ये सही है या फिर ये कहीं ना कहीं हमें शोषित, एक उपभोक्ता को शोषित करने के लिए होता है, या फिर वाकई में ये पॉलिसी रखने का उनको अधिकार होता है? किसी भी सेवा प्रदाता को या जो सामान विक्रय कर रहा है उसको ऐसा कोई अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं देती कि वो कोई भी सामान को विक्रय करने के समय ये नोट लगा दे या पोस्टर चिपका दे कि ये सामान बिका हुआ, हम वापस नहीं लेंगे। यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वो व्यक्ति क्रय करने वाला उपभोक्ता है और सेवा प्रदाता की परिभाषा में आता है, तो वो अगर उस वस्तु में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर सकता है, और वो उसके द्वारा ऐसा बोर्ड लगा देने से उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका दायित्व उपभोक्ताओं के प्रति बनता है कि वो जिस कीमत पे उसने सामान बेचा है, एक तो सही कीमत हो और दूसरा उसकी गुणवत्ता वही हो जो उसने एश्योर की हो, प्रॉमिस की हो या एडवर्टाइज़ की हो। तो वो कहीं भी कुछ भी लगा दें कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये कहना उसकी तरफ से एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, एक परिभाषा दी गई है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, अनुचित व्यापार प्रक्रिया और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो वो दोनों की परिभाषा में आता है और उसके आधार पर भी उसके खिलाफ मुकदमा या दावा प्रस्तुत करके उससे कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति की राशि क्लेम की जा सकती है और उसे रोका भी जा सकता है कि इस किस्म की कार्रवाई भविष्य में न करे। और सर कई बार ऐसा होता है कि जब कोई उपभोक्ता अपना उसे अगर कोई डिफेक्टेड सामान मिल गया है या फिर जो भी उसके साथ कुछ गलत हुआ है वो लेकर जाता है, तो वहाँ पर उसे कह दिया जाता है कि ये हमारी गलती नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग गलती है। तो तब वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि अब जाना कहाँ है, समझ में नहीं आता है। तो क्या ऐसे में जो सेलर होता है, जो उस वस्तु को बेच रहा है, क्या वो इस चीज़ से फ्री रहता है? क्या वो आसानी से बोल सकता है और अपना पल्ला झाड़ सकता है कि ये हमारी गलती नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग की है, आप वहाँ जाइए? बहुत ही वैसा सवाल है जो हर उपभोक्ताओं के दिमाग में रहता है। पहले जब मैंने आपसे निवेदन किया था कि 1986 में जब ये एक्ट था तब इस सब की लायबिलिटी मैन्युफैक्चरर की होती थी। अब अधिनियम आने के बाद, नए अधिनियम आने के बाद, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सामग्री बेचता है जिसपे मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है या उसका पता नहीं है या वो हिंदुस्तान की कंपनी नहीं है या ऐसा व्यक्ति, ऐसा मैन्युफैक्चरर है जिसको ढूंढना मुश्किल है, तो उसकी सारी लायबिलिटी उस डीलर की है जिससे वो सामान खरीद रहा है। यदि उसका पता है वो हिंदुस्तान की कंपनी है तो वो दोनों इक्वली लायबल होंगे। अगर कोई डिफेक्टिव या कोई भी सामान में बेचा गया है, उसमें कोई त्रुटि आती है या वो उस मापदंड पे खरा नहीं उतरता है जिस मापदंड का उन्होंने आश्वासन दिया था, तो दोनों बराबर रूप से लायबल हैं। दोनों के खिलाफ आप दोनों को पक्षकार बनाएं। जहां आपको पता नहीं है मैन्युफैक्चरर है, वहां आप केवल डीलर को पक्षकार बनाएं। वो प्रोडक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में नया जोड़ा गया है कि प्रोडक्ट अगर आप विक्रय कर रहे हैं तो ये विक्रय करने से पहले डीलर को ये सोच लेना चाहिए कि उसको उस विक्रय करने की संपूर्ण जवाबदारी लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। और सर यहाँ पर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि यहाँ पर तो हमने नियमों की बात कर ली और कब कंप्लेन करना है, कब नहीं, किस तरह करना है, किन किन दायरों पे भी हमने बात करी कि अगर आप इस दायरे के अंदर आते हैं तो आपको किस कोर्ट में जाना है। अभी यहाँ पर बात करते हैं कंप्लेन करने की प्रक्रिया। तो सर वो मतलब उपभोक्ता के लिए वो ईजी रहे, इस बात का कितना ध्यान रखा गया है? इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है क्योंकि इसमें, जैसा मैंने कहा था पहले भी आपसे, कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ जो सामान्यतः सिविल कोर्ट के जो रिगर्स हैं, जो कठिनाइयाँ हैं कि कोई भी व्यक्ति को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, तो वो एक सिविल कोर्ट में जाके कोई रिलीफ मांगता है तो उसको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वो उसको ड्राफ्ट करना नहीं आता, वो कंप्लेंट ड्राफ्ट नहीं कर सकता। यहाँ पहले से ही एक्ट में जो कंप्लेंट बनानी है उसके ड्राफ्ट बना के उसका स्पेसिमेन एक्ट में दिया हुआ है। वो स्वयं चाहे तो उसको भर के अपने शपथ पत्र के साथ खुद प्रस्तुत कर सकता है, खुद ही अपना मुकदमा लड़ सकता है। वहाँ कोई उसको नहीं बोलेगा कि आपको हम सुनेंगे नहीं, आप अपने साथ अपने वकील को लेकर आएँ। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में ये देखा गया है कि क्योंकि मुकदमे काफ़ी समय चलते हैं तो वो ये समझाइश दी जाती है कि वो उनको भी समझाइश है कि वो किसी से सलाह ले लें जो इस मामलों के एक्सपर्ट हों, जो इसमें रेगुलरली अपीयर होते हों, आते हों, तो उससे उनको आसान हो जाएगा। कई बार कुछ टेक्निकल आधारों पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लिमिटेशन, वो हर व्यक्ति को पता नहीं होता कि समय सीमा कितनी है और वो खुद जाके फाइल कर देगा और उसे पता नहीं है कि उसको आवेदन लगाना है। तो ऐसे में सलाह लेकर प्रस्तुत करने में कोई परेशानी नहीं है। और नहीं लेना चाहता तो अधिनियम में अपने आप हर बातों का उल्लेख है, वो पढ़ के वो फॉर्मेट में अपना पूरी शिकायत लिखकर वो
प्रस्तुत कर सकता है, वो एंटरटेन होगी। और अब तो ई फाइलिंग भी अलाउ कर दिया है एक्ट में, आपको कोर्ट भी आने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर बैठे ई फाइलिंग करिए और ई फाइलिंग करने के बाद आपको अब आपके प्रकरण का निराकरण होकर आपको आपके घर तक उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। वो आवश्यक जो कार्रवाइयाँ हैं वो सब ई फाइलिंग पे दी गई हैं। आप पोर्टल पे जाके आप अपना पूरा डिटेल भरिए, पूरी डिटेल भर के देंगे, आपको सब सूचना ई पोर्टल के माध्यम से मिल जाएंगी। उसकी साइट्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाल के रखी है, राज्य आयोग की, मध्य प्रदेश जिला फोरमों की, और जितने मध्य प्रदेश में जिला फोरम बने हैं सब जगह आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। अब वो मैंडेटरी हो गया है, अब आपको पहले ई फाइलिंग ही करनी पड़ती है, उसके बाद आप फिजिकल फाइलिंग कर सकते हैं। ये व्यक्तियों की, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनके सुविधा के लिए ही ये सुविधाएं दी गई हैं। जी, ई फाइलिंग से यहाँ पर मतलब है कि आप अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, और ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए अपनी कंप्लेन आपको इंटरनेट की मदद लेनी होगी। और आप जब इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो सरकार द्वारा वेबसाइट बनाई गई हैं फोरम्स की, वहाँ पर सारी जानकारियाँ कि आपको कैसे क्या करना है, वहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई हैं। और दर्शकों, ये सारी चीज़ें आपकी सहूलियत को देखते हुए बनाई गई हैं। इनको इतना आसान रखा गया है कि आपको, वैसे ही आप ऑलरेडी परेशान हो रहे हैं और कंप्लेन करने पे या फिर न्याय मिलने तक आप परेशान ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। एक बार आपको यहाँ पर फिर से मैं याद दिलाऊंगी दर्शकों कि आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन नंबर्स के माध्यम से। हमारे फ़ोन नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बिल्कुल आज के विषय से संबंधित सवाल हमारे एक्सपर्ट से आप कर सकते हैं। तब तक हम चलते हैं प्रभात जी के पास, और जैसे कि मैंने कहा था कि उनकी मधुर आवाज़ में मुझे अपना एक पसंदीदा गाना सुनने का बड़ा मन कर रहा है। एक काफ़ी पुरानी मूवी है प्रभात जी, अगर मैं नाम शायद गलत नहीं ले रही हूँ तो रोज़ा, उसका एक गीत था, दिल है छोटा सा। बिल्कुल वो मैं चाहूँगी कि अगर आपको उसके बोल याद हो तो आप बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए ये गीत प्रस्तुत करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैम। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चाँद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में, महके हो जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। बहुत बहुत ही खूबसूरत। प्रभात जी, मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपने कोई ट्रेनिंग भी ली है सिंगिंग के लिए? जी मैम, मैंने जब मैं छोटा था तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं संगीत सीखूं। मैंने कोशिश भी की। मैं क्लास 5th या 6th में जब था तो लगातार 2 साल मैं बेसिकली मैं रीवा से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ हमारे यहाँ एक अलाउद्दीन संगीत महाविद्यालय है, वहाँ पे आरजे पसाना सर थे, तो उनके पास मैं गया। गर्मी की छुट्टियाँ जो पड़ती थी उसमें मैं जाता था वहाँ पे। तो 7 दिन गया या 10 दिन गया होऊंगा, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो लगातार 2 साल ऐसा हुआ कि दोनों बार तबीयत ख़राब हो गई। तो उसके बाद से सीखने का मतलब एक जो इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया कि अब ये संगीत सुन के ही जितना सीख लूँगा उतना ठीक है। फिर मैंने इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया, इंजीनियरिंग वगैरह की। कुछ संगीत में भी आपने कुछ संगीत संबंधित ट्रेनिंग ली हुई है? जी, मैं 2017 में मुझे यहाँ पे भोपाल में ही मेरे एक गुरुजी मिले मुझे, अनूप श्रीवास्तव जी, नवांकुर ग्रुप से मैं एसोसिएटेड हूँ। तो उनसे मैंने सीखा लाइट म्यूज़िक, मैंने उनसे तालीम ली और उसके बाद मैंने संगीत विशारद की भी ट्रेनिंग ली। संगीत विशारद मैंने किया हुआ है लाइट म्यूज़िक से ही, सर्व भारती कोलकाता से। तो वहाँ से ऐसे ही धीरे धीरे सीखना शुरू हुआ। लाइट म्यूजिक में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि लाइट म्यूजिक में आपने क्या चीज़ें सीखी? लाइट म्यूजिक में जैसे गीत, गज़ल, भजन, ये सारी चीज़ें, मतलब लाइट म्यूजिक। कुछ नॉन फिल्मी गीत अगर आप सुना सके तो बिल्कुल नॉन फिल्मी चाहूँगी आप हमारे दर्शकों के लिए करें। ओके, नॉन फिल्मी
एक बहुत ही अच्छी सी कॉम्पोजिशन है, मेरे सर की ही है। जी राग दरबारी एक राग है जो मतलब अपने ज़माने का और आज के ज़माने में भी ये राग बहुत पॉपुलर है। तो राग दरबारी में बहुत सारी कॉम्पोजिशंस हुई हैं, जैसे कि वो दुनिया के रखवाले, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, ये सॉन्ग्स हैं जो कि राग दरबारी में आधारित हैं। तो उस पर आधारित एक सॉन्ग है, मैं आप सभी के सामने ये प्रस्तुत करता हूँ। क्योंकि जैसे ही आपने लाइट म्यूजिक कहा तो मुझे बिल्कुल आया कि नॉन फिल्मी भी आप गाते ही होंगे, तो क्यों ना वो सुना जाए। जी, जी ये कलाम जो है, ये जो लिखा हुआ है, ये निदा फासली साहब की लिखे हुए शेर हैं। बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चाँद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़ कर ये भी, चार किताबें पढ़ कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे, तन्हा तन्हा हम रो लेंगे, तन्हा तन्हा हम रो लेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू साथ रहेंगे, जब तक आंसू साथ रहेंगे, तब तक गीत सुनाएंगे, तन्हा तन्हा हम रो लेंगे, तन्हा तन्हा हम रो लेंगे। बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत सुंदर आप कंपोजिशन है आपके गुरुजी की। बिल्कुल प्रभा जी, हम वापस आएंगे आप पर, लेकिन अभी यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हमारे विषय पर प्रश्न करने के लिए, तो बिल्कुल स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न रखें। हेलो जी मैं ये पूछ रहा हूँ, यदि कोई दुकानदार क्रेता को बिल ही नहीं, कंप्लेन कैसे उपभोक्ता फोरम में की जाएगी? जी जी बिल्कुल सर। पर ये देखा जाता है बिल देने में आनाकानी करते हैं दुकानदार और बिल देते भी नहीं। बहुत वाजिब सवाल है आपका। पहली बात तो उनको अधिकार नहीं है कि कोई भी सामग्री विक्रय करें और उसका बिल ना दें। यदि अगर वो बिल नहीं देते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला कलेक्टर को ये अधिकारता है कि वो आप ऐसी शिकायत सीधे उनको जाके करेंगे तो वो उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे और तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। और वो उनको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उनका काम भी बंद करने का अधिकार है, उनको कंपनसेशन देने का भी अधिकार है। तो उसके लिए आपको न्यायालय में आने की या फोरम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जिला कलेक्टर के सामने उपस्थित हों और उनको ये शिकायत लिखित में दर्ज कराएं कि ऐसे ऐसे दुकानदार बिल नहीं दे रहे हैं, तो उस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि देखिए जो धोखाधड़ी है वो आज के समय में आप किसी भी ओर चले जाएं सब जगह देखने को मिल रही है, चाहे हम ई स्टेट की बात करें, चाहे हेल्थ केयर की बात करें, चाहे एजुकेशनल फील्ड की बात करें। कई बार एक मैं आपसे ई स्टेट से संबंधित प्रश्न करना चाहूँगी कि बहुत बार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल ये देख रहे हैं कि लोग घर बनाते हैं और उसको फिर सेल करते हैं। अब जब हम घर खरीदते हैं तब तो वो घर काफ़ी अच्छी हालत में रहता है, लेकिन उसमें जब रहते हैं तो 1 या 2 महीने बाद हमें समझ में आता है कि जैसे हमें दावे किए गए थे चीज़ें वैसी नहीं हैं, कमज़ोर है या अच्छे से मरम्मत नहीं है, या फिर जो क्वालिटी की चीज़ें हमें बताई गई थी, दिखाई गई थी, कहा गया था, वो सब उपयोग नहीं किया गया। तो ऐसे में कोई उपभोक्ता क्या करे? कोई इस यहाँ पर भी कोई प्रावधान है, कोई सहायता मिलती है इन अधिनियमों से? जी देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सभी प्रकार की सर्विसेज को कवर करता है। उसमें हाउसिंग एक्टिविटीज़ भी सर्विसेज की परिधि में आती हैं, उसकी परिभाषा में आती हैं। तो हाउसिंग एक्टिविटी में सभी वो सम्मिलित हैं। जैसे आपकी प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदता है या बना बनाया मकान खरीदता है
और मकान खरीदने के पश्चात जैसे ही उसमें रहना शुरू करता है तो पता चलता है कि दीवार में गड़बड़ है, छत में गड़बड़ है, या जो एम्यूनिटीज़ या जो सुविधाएं देने का बिल्डर ने आश्वासन दिया था वो पूरी नहीं की हैं, तो उसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वार उसके लिए हमेशा खुले हैं। वो वहाँ प्रस्तुत करके उसके एवज में कंपनसेशन मांग सकता है, और जो भी सहायताएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दी गई हैं उसके लिए वो क्लेम कर सकता है, और सुविधाएं भी मांग सकता है। जो भी पूर्ति करने के लिए भी उनको आदेशित कर सकती है कि अगर उसने कोई आश्वासन दिया है कि उस मकान में ये रहेगा और वो ये नहीं रहता है, तो उसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। जिला फोरम उनको अधिकारिता दी है। बिल्कुल। सर, नियम बहुत सारे बनते हैं, और जब बात आती है उनकी इम्प्लीमेंट होने की, तो कितना हमें एक गैप देखने मिलता है यहाँ पर? नहीं, अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि ये एक स्वतंत्र भारत का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिनियम है, जहाँ जो सहायता है वो उस व्यक्ति को मिल जाती हैं जिस व्यक्ति ने वास्तव में वो परिवार प्रस्तुत किया या कंप्लेंट प्रस्तुत की है। एक ज़माना था जब आपने भी सुना होगा कि लोग दावा प्रस्तुत करने जाते थे और सहायता उनके पोतों और परपोतों को प्राप्त होती थी। ये एक ऐसा अधिनियम है कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक अगर वो व्यक्ति लड़ ले तो, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है, जवाब दावे के लिए समय सीमा 45 दिन निर्धारित है, उस कंप्लेंट के निराकरण के लिए समय सीमा निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता अधिनियम में दिया गया है उस प्रावधानों का बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ये बात सच है कि कुछ जिलों में प्रकरण बहुत ज़्यादा हैं और उस वजह से थोड़ा समय उनके निपटारे में लग जाता है, कई बार नोटिस तामीली में समय लगता है। तो परंतु धीरे धीरे सभी जिला फोरम में राज्य मध्य प्रदेश शासन ने अब ये इंश्योर किया है कि सबकी नियुक्तियां हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए हैं कि सभी जिला फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों की तत्काल नियुक्ति की जाए। अभी फॉर्चुनेटली हमारे मध्य प्रदेश में भी सभी जिलाओं में अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, उनका सबने काम करना शुरू कर दिया है, कुछ अभी शुरू कर देंगे। सदस्यों की भी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो अब वो स्थिति जो समय लगने की थी वो अब धीरे धीरे वो स्थिति को हम काबू करने की स्थिति में आ रहे हैं। मतलब पहले से देखा जा रहा है कि वो जो गैप था कि नियम तो सारे थे लेकिन उनको जो उपभोक्ता है वो इतना ज़्यादा उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था, तो वो चीज़ अब कम हो चुकी है। बिल्कुल। तो प्रभात जी के पास चलते हैं। प्रभात जी, हमने आपसे सुना था आपके गुरु जी की कुछ कॉम्पोजिशन जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं चाहूँगी कि आप फिर से अपनी कोई ऐसी ही कॉम्पोजिशन या तो आपकी या आपके गुरु जी की कोई हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। कोई नॉन फिल्मी अगर? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जगजीत सिंह साहब की कोई गज़ल? हाँ जी बिल्कुल। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बहुत सुंदर, ये बहुत ही एक फेमस गज़ल है जो आपने यहाँ गाकर, आप अपनी मधुर आवाज़ में गाकर एक तरीके से एक रिलीव कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के जो नए फिल्मी गाने हैं उनके चक्कर में या फिर कहीं हम इतना उनकी तरफ बढ़ चुके हैं कि पुराने गीत जो इतने मधुरमय होते थे उनको कहीं ना कहीं भूल बैठे हैं। बिल्कुल। प्रभात जी, मैं जानना चाहूँगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सिंगिंग को लेकर? आप कहाँ देखते हैं अपनी सिंगिंग को आने वाले कुछ सालों में? कोशिश रहेगी कि मुंबई लेवल पे पहुँचूँ मैं। मैंने बाहर की कुछ सिटीज़ में किया है, परफॉर्म किया है, विजयवाड़ा में मैंने परफॉर्म किया है, इंदौर में किया है जी। बट नेक्स्ट टारगेट जो एक होता है हर संगीतकार या हर एक म्यूजिशियन का, जो एक सपना होता है कि मुंबई जाके वो कुछ काम करे, लोगों तक अपना काम पहुँचाए। तो मेरा भी वही सपना है कि मैं मुंबई लेवल पे
पहुंचूं। जी बिल्कुल। सर दीपेश सर, आपके पास मैं वापस आना चाहूँगी। और सर जैसे कि मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि हेल्थ केयर और एजुकेशन और ई एस्टेट, सर हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो सर बिल्कुल यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज की तरह उनको एक संदेश दें जिससे उनको मदद मिले और उनको समझ में आए कि किस तरह उनको काम करना है या फिर क्या नज़रिया रखना है, क्योंकि समय हमें और इजाज़त नहीं दे रहा है आगे ले जाने के लिए, इसलिए संक्षेप में जी। आप कुछ बताएं। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर बहुत विस्तार से और विस्तृत हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं हम डॉक्टर्स के और अस्पतालों के माध्यम से मजबूरी में या आवश्यकता पड़ने पर लेते आ रहे हैं। जी तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो हेल्थ केयर में जो त्रुटियां होती थीं या जो डॉक्टर्स की सेवाओं में कमियां होती थीं, उसके लिए कहीं कोई एक अलग से स्पेसिफिक फोरम नहीं था। जी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आने के बाद बहुत सारे जी केसेस सर बिल्कुल, आने यहाँ लगे पर हैं। अल्टीमेटली यही कहें कि एक उपभोक्ता को जागरूक रहना जी। होगा अपने नियमों, अपने अधिकारों को लेके। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कार्यक्रम पसंद आया होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा जी आपके Thank लिए भी धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलना होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।